हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इसी चैप्टर का समरी एंड रिवीजन पार्ट 2। समरी एंड रिवीजन को मैंने थोड़ा डिटेल रखा है पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्योंकि ये कंसेप्ट आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे हर चैप्टर में। अभी आपको ट्रायंगल्स पढ़ना है, पैरेललोग्राम पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ने हैं। तो ये समरी एंड रिवीजन पार्ट 2 है। इसमें एक कंसेप्ट है इफ़ एंड ओनली इफ़ लॉजिक, जिसको IFF भी कहते हैं। इफ़ ये प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स को पर्टेन करता है, लेकिन अभी आपको इस चैप्टर के बाद बहुत सारे प्रूफ करने हैं। ये मान लीजिए ज्योमेट्री में आधे से ज़्यादा क्वेश्चन प्रूफ के होते हैं और वहाँ पे ये कंसेप्ट बहुत इस्तेमाल होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ लॉजिक। IFF इसको शॉर्ट में कहते हैं, इफ़ इसका एब्रीविएशन है। देखते हैं क्या है। दो स्टेटमेंट्स हैं। लेट्स से स्टेटमेंट 1 P इम्प्लाइज Q और स्टेटमेंट 2 है Q इम्प्लाइज P। स्टेटमेंट 2 को इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ 1। ध्यान दें, ये निगेशन नहीं है, ये कन्वर्स है, इसको पलट के लिखा है। जैसे हमने एक्सियम 6.1 को देखा था और 6.2 को देखा था, जो लीनियर पेयर एक्सियम था, वो दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे के कन्वर्स हैं। P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। नोट, इट इज नॉट निगेशन। If both 1 and 2 are true, then we can also say P happens if and only if Q happens and vice versa। यहाँ पे ये लॉजिक लगता है if and only if का। अगर दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब P implies Q and Q implies P, a statement and its converse is true, then we say P happens if and only if Q happens and vice versa। इस डेफिनेशन को, इस सिंटैक्स को ध्यान दें, ये बहुत जगह यूज होगा, सवाल इसी भाषा में आते हैं। इसको ऐसे भी कहेंगे P happens if IFF Q happens and vice versa। ये स्टेटमेंट, ये दोनों बातें आइडेंटिकल हैं। इसे ऐसे भी कहेंगे P implies Q and is implied by Q। P Q को इम्प्लाई करता है और Q से इम्प्लाई होता है। एक और तरीका है कहने का, P is a necessary and sufficient condition for Q and vice versa। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कहने का, necessary and sufficient conditions। P implies Q and Q implies P। Also to say P is a necessary and sufficient condition for Q and vice versa। आवश्यक और पर्याप्त दशाएं, necessary and sufficient logic। एग्जाम्पल देखते हैं, अभी थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। देखिए, कंसीडर द स्टेटमेंट इफ x इज इक्वल टू 0 देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे p क्या है? स्टेटमेंट p इज x इक्वल टू 0 और q है x स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए, p इम्प्लाइज q क्लियरली। अगर x 0 होगा तो x स्क्वायर भी 0 होगा, क्योंकि ये इसका वन लाइन प्रूफ रहा। x इक्वल टू 0 जब हो जाएगा तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0 इंटू 0, 0 हो जाएगा, विच शोज p इम्प्लाइज q। और q इम्प्लाइज p का मतलब होगा, अगर x स्क्वायर 0 है तो x क्या होगा? 0 का स्क्वायर रूट, विच इज 0। यहाँ से प्रूव हुआ p इम्प्लाइज q भी ट्रू है और q इम्प्लाइज p भी ट्रू है। दैट इज द गिवन स्टेटमेंट एंड इट्स कन्वर्स आर ट्रू। दोनों साइड से ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अ स्टेटमेंट एंड इट्स कन्वर्स आर ट्रू। ये एग्जाम्पल था। अब इसको घुमा के कैसे कहेंगे? ट्विस्टेड पैराफ्रेजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस जटिल ऐसे ही बनाए जाते हैं, ये ट्रू फॉल्स में आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल पे। या आपकी रेफरेंस बुक में भी अगर सॉल्व एग्जाम्पल्स होंगे या कुछ टफ क्वेश्चंस होंगे तो आप इस तरह की भाषा पाएंगे। अ नंबर बीइंग 0 इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर इट्स स्क्वायर टू बी 0। ट्विस्टेड पैराफ्रेजिंग, घुमा के इसी बात को लिखा गया है। A number being 0 is necessary and sufficient condition for its square to be 0। यदि कोई संख्या शून्य है तो ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है उसके स्क्वायर के भी 0 होने की। हमें और कुछ नहीं देखना है। एक और तरीका है, A number being 0 is necessary and sufficient condition for its square root to be 0। ये Q इम्प्लाई P हो गया कि इसका स्क्वायर रूट 0, अगर x स्क्वायर 0 है तो x भी 0 होगा। A number being 0 is necessary and sufficient condition for its square to be 0। ये टू वे लॉजिकल फ्लो है। सेंटेंस स्टेटमेंट P और Q एक दूसरे को इम्प्लाई करते हैं। P implies Q and is implied by Q। ये लॉजिक की फील्ड है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होगी मैथमेटिकल प्रूफ्स में, जो अभी आप आगे देखेंगे। ऐसे भी कहेंगे
अ नंबर इज जीरो इफ एंड ओनली इफ इज स्क्वायर इज जीरो। एक नंबर जीरो होगा तब और केवल तब जब इसका स्क्वायर जीरो होगा। या फिर अ नंबर इज जीरो इफ एंड ओनली इफ इट्स स्क्वायर रूट इज जीरो। ये इजीली आप समझ पाएंगे, कोई इसमें बहुत जटिलता नहीं है। एक ही बात को कहने के कई तरीके हैं मैथ्स में। वो जो शुरू में यूनिफिकेशन वाली बात कही थी वो आप एप्लीकेशन देखें। इसके बाद इन स्टेटमेंट को प्रूव कैसे किया जाता है, प्रूविंग द इफ स्टेटमेंट्स। कई बार क्वेश्चन आता है प्रूव दैट दिस हैपेंस ओनली इफ एंड ओनली इफ दैट हैपेंस। इनको इफ स्टेटमेंट्स कहते हैं, IFF। इसमें आपको दो तरफ से प्रूव करना होता है, दो दिशाओं से आपको प्रमाण करना होता है, देना होता है, टू साइडेड प्रूफ। इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसा होता है, टेम्पलेट कैसा होता है, प्रूव दैट P इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ, या इफ Q इज ट्रू, P implies Q एंड Q implies P, P implies Q एंड Q implies P। ऐसा आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है। कुछ भी होगा, अभी प्रॉब्लम क्या होगा वो भी देख लेते हैं। वो जनरली इस तरह का होता है, आपको प्रूफ करना हो तो यहाँ पे आपको प्रूफ दो दिशाओं में करना होगा। इट विल बी ए टू साइडेड प्रूफ, टू वे ट्रैफिक चलेगा यहाँ पे, तब ये प्रूफ कंप्लीट माना जाएगा। कैसे करते हैं, इसकी मेथड ये है। पार्ट वन द इफ पार्ट, P implies Q। पहले पार्ट में हम लोग इफ प्रूफ कंप्लीट करेंगे, जिसको हम प्रूफ करेंगे P से Q इम्प्लाई होता है, P implies Q, इसको हम कहते हैं नेसेसरी कंडीशन। और दूसरे पार्ट में हम लोग ओनली इफ पार्ट प्रूफ करेंगे, जो कि होता है Q implies P, इसको हम कहते हैं सफिशिएंट कंडीशन। फिर इन दो छोटे प्रूफ्स को मिला के हमारा रिगरस प्रूफ कंप्लीट होगा। पार्ट वन का प्रूफ और पार्ट टू का प्रूफ मिला के हम ये रिगरस प्रूफ को कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि हमने इफ डायरेक्शन भी प्रूव कर दी है और ओनली इफ वाला डायरेक्शन भी प्रूव किया है। हमने नेसेसरी कंडीशन भी प्रूव कर दी है और सफिशिएंट कंडीशन भी प्रूव कर दी है। तब ये हमारा जो जनरल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इफ एंड ओनली इफ वाला, ये प्रूफ कंप्लीट माना जाएगा। रिगरस प्रूफ याद कीजिए, टर्म आया था अपेंडिक्स 1 में, रिगरस प्रूफ, ओनली एनालिटिकल प्रूफ, नो वेरिफिकेशन, नो कॉन्जेक्चरिंग। प्रूफ दैट P इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ Q इज ट्रू। तो इसको प्रूफ करने का तरीका है, टू डायरेक्शनल प्रूफ चलता है इसमें, टू साइडेड प्रूविंग होती है। पार्ट वन में हम इफ प्रूफ देते हैं, P implies Q, जो कि होती है नेसेसरी कंडीशन, और पार्ट टू में हम ओनली इफ वाला पार्ट प्रूव करते हैं, जो कि होती है सफिशिएंट कंडीशन। देखते हैं इसको एग्जाम्पल द्वारा। एग्जाम्पल लिया जाएगा, प्रूव दैट ए नंबर इज ऑड इफ एंड ओनली इफ इट्स स्क्वायर बीइंग अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑड। प्रूफ कीजिए कोई संख्या ऑड होगी तब और केवल तब जब इसका स्क्वायर, जो कि पूर्ण वर्ग है, वो भी ऑड नंबर है। पार्ट वन द इफ प्रूफ, नेसेसरी कंडीशन। पार्ट वन ऑफ प्रूफ हम लोग ऐसे करेंगे। हमें पार्ट वन में ये प्रूफ करना है कि इफ x इज ऑड देन x स्क्वायर इज ऑड। इसका प्रूफ इस प्रकार चलेगा, लेट x इक्वल टू 2a + 1। 2a + 1 एक जनरल ऑड नंबर हो गया, जहाँ पे a एक नेचुरल नंबर होगा। तो आप देखते हैं x स्क्वायर क्या आता है। अब इस ब्रैकेट को आप खोलोगे, 2a + 1 का होल स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 4a² + 4a + 1। यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2a² + 2a टाइम्स 2 + 1। ये आ जाएगा 2 टाइम्स b + 1 फॉर सम नेचुरल नंबर b। ब्रैकेट में जो येलो नंबर है वो एक नेचुरल नंबर ही तो है, उसको हम सिम्बॉलिकली b भी लिख सकते हैं। तो इवेंचुअली आगे x² इज ऑल्सो इक्वल टू 2b + 1। 2b + 1 हमेशा ही एक ऑड नंबर होगा जब तक b एक नेचुरल नंबर है। तो आपने प्रूव कर दिया कि x² भी एक ऑड फॉर्म आ रहा है। आप x ऑड लेके चले, यहाँ से निकल के आया x² इज ऑड नंबर। तो ये प्रूव हो गया x इज ऑड इम्प्लाइज x² इज ऑड। एक डायरेक्शन में प्रूफ आपने कंप्लीट कर दिया, नेसेसरी कंडीशन आपने प्रूव कर दी। पार्ट टू सफिशिएंट कंडीशन, ओनली इफ पार्ट, इफ x² इज ऑड बीइंग अ परफेक्ट स्क्वायर देन शो दैट x इज ऑल्सो ऑड। पार्ट टू में आपको उल्टा चलना है, Q से P पे आना है। आपको प्रूव करना है कि अगर x² ऑड है तो x भी ऑड होगा, गिवन दैट x² इज ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर, अदरवाइज ये तो नॉट एप्लीकेबल वाली बात हो जाएगी। x² इज ऑड, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन x इज ऑड। प्रूव करते हैं। यहाँ पे हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेंगे। हमने सीखा था, बड़ा पावरफुल टूल है,
लेट अस अज्यूम x इज इवन, x इक्वल टू 2n मान लिया हमने, हमको x स्क्वायर ऑड पता है और हम मान रहे हैं चलो x इवन नंबर हो जाता है। लेट अस सी तब क्या होता है, x या तो ऑड होगा या इवन होगा। हम इवन वाली पॉसिबिलिटी एलिमिनेट कर देंगे बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मान लिया x इक्वल टू 2n फॉर सम नेचुरल नंबर, x इवन हो गया, तब x स्क्वायर क्या होगा, 4n स्क्वायर आ जाएगा। x स्क्वायर इक्वल टू 2n इंटू 2n 4n स्क्वायर विच इज मल्टीपल ऑफ 2 विच शोज x स्क्वायर इज इवन नंबर। लेकिन शुरू में हमको दिया गया था x स्क्वायर तो ऑड है, तो यहाँ पे आ गया कॉन्ट्रडिक्शन एज वी आर गिवन दैट x स्क्वायर इज ऑड, देयरफॉर वी हैव टू कंक्लूड दैट वी आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू कंक्लूड दैट x इज ऑड नंबर। ठीक है, हमने ये भी प्रूव कर लिया। अगर x स्क्वायर ऑड है तो x भी ऑड होगा। हमने इस दिशा में भी इस प्रूफ को कंप्लीट कर लिया। तो हमने नेसेसरी कंडीशन प्रूफ की पार्ट 1 में और सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ की पार्ट 2 में। इस प्रकार पार्ट 1 और पार्ट 2 के प्रूफ को जब कंबाइन करेंगे तो हमारा रिगरस प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। कंबाइनिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 प्रूफ्स, वी हैव रिगरसली प्रूव्ड दैट x इज ऑड इफ एंड ओनली इफ x स्क्वायर इज ऑड। पार्ट 1 और पार्ट 2 के प्रमाण को हम जब कंबाइन करेंगे तो हमारा रिगरस प्रूफ कंप्लीट होगा, जो कि कहता है x इज ऑड इफ एंड ओनली इफ x स्क्वायर इज ऑड। तो ये इफ एंड ओनली इफ वाले सवालों में दो प्रूफ छुपे होते हैं, क्योंकि आपको दो दिशाओं में चलना है, 2 साइडेड प्रूफ्स उसमें होते हैं। तो ध्यान दें, जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे तो केवल एक ही दिशा में प्रूफ नहीं करना है, आपको दो डायरेक्शन में प्रूव करना है। पार्ट 1 नेसेसरी कंडीशन P implies Q, पार्ट 2 सफिशिएंट कंडीशन Q implies P या P is implied by Q. After combining both the parts, you can say that P implies Q and Q implies P. Therefore, P is a necessary and sufficient condition for Q and vice versa. Q is also a necessary and sufficient condition for P to happen. अब इसको दूसरे शब्दों में कैसे लिखेंगे? A number is odd if and only if its square being a perfect square is odd. या फिर a number being odd number is necessary and sufficient condition for its square being a perfect square to be an odd number. ये भी लिखने का एक दूसरा घुमावदार तरीका है, पैराफ्रेजिंग वाली बात है। लैंग्वेज से खेलिए, लॉजिक और लैंग्वेज को मिला के देखिए। लॉजिक, लैंग्वेज और मैथमेटिक्स, इनका संलयन बड़ा सुंदर होता है और ये एप्लीकेशन बहुत जगह चलेगा अभी आगे। इसको देखिए आप, अ नंबर बीइंग ऑड नंबर इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर इट्स स्क्वायर बीइंग अ परफेक्ट स्क्वायर टू बी एन ऑड नंबर। उसी बात को घुमा के लिखा गया है। ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है। प्लेन लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है पूरी तरह मैथमेटिकल और लॉजिकल। एक और एग्जाम्पल है लीनियर पेयर एक्सियम। इसमें हम इफ एंड ओनली इफ वाली बात को कैसे देख सकते हैं। एक स्टेटमेंट है P, एडजेसेंट एंगल्स आर AB, एडजेसेंट एंगल्स AB आर सप्लीमेंट्री। स्टेटमेंट Q है अनकॉमन आर्म्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स AB आर कोलिनियर। डायग्राम बना है, दो स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पर P implies Q एंड Q implies P होता है। इसको थोड़ा सोचिए, एनालाइज कीजिए। यही आपका डू इट योरसेल्फ है, DIY है। थिंक अबाउट इट, ये कैसे होता है। लीनियर पेयर एक्सियम से हमने इफ एंड ओनली इफ का एग्जाम्पल उठाया। अब आपको सोचना है, एनालाइज करना है। पिछले क्लास में जाइए, रिवीजन वाला जो पहला क्लास था समरी एंड रिवीजन, उसमें देखिए स्टेटमेंट P और Q को हमने पैराफ्रेज करके लिखा था और यहाँ पे P implies Q एंड Q implies P होता है। इस एक्सियम के दो पार्ट थे 6.1 एंड 6.2, वो दोनों एक दूसरे के कन्वर्स थे, दोनों ही ट्रू थे। तो वहीं से बात निकलती है। स्टेटमेंट P है एडजेसेंट एंगल्स AB आर सप्लीमेंट्री एंड Q है अनकॉमन आर्म्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स AB आर कोलिनियर। यहाँ पे P implies Q एंड Q implies P होता है। थिंक अबाउट इट। और इसके साथ ही आप ध्यान दें, ऑब्जर्व करें, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एंड लॉजिक आर ब्यूटिफुली इंटरवोवन। एक बड़ा सुंदर ताना बना होता है गणित, भाषा और तर्कशास्त्र का, एक सुंदर संलयन है। यह आपको हमेशा नजर आएगा। आप मैथ्स में आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, इनफैक्ट अगर आप मैथ्स ना भी लें, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेंगे आप, तो उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, मैथ्स तो आता ही आता है। इन तीन में से कम दो विषय तो आपके सामने आएंगे ही। आप बड़े से बड़ा एग्जाम लें या छोटे से छोटा लें, फेस करें, तो मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एंड लॉजिक आर ब्यूटीफुली इंटरवोवन। इनकी इंटरलिंकिंग बड़ी सुंदर है और इसको आप ऑब्जर्व करें। किसी भी प्रश्न में
इससे इंटरलिंकिंग को आप जितना अधिक देखेंगे, जितना अधिक समझेंगे, आपकी समझ और ज़्यादा रिफाइन और परिष्कृत होती जाएगी। तो गणित, भाषा और तर्कशास्त्र के सुंदर संलयन को देखें। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा अच्छा सा कोटेशन है, ये कोटेशन है, रिचर्ड फेनमैन के बारे में सुना होगा आपने। ये दुनिया के एक महानतम फिजिक्स के साइंटिस्ट और नोबेल लॉरिएट, और इन्हें द ग्रेट एक्सप्लेनर भी कहा जाता है। मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज प्लस रीजनिंग, इट इज़ लाइक अ लैंग्वेज प्लस लॉजिक, मैथमेटिक्स इज टूल फॉर रीजनिंग। ये कोटेशन इन्होंने दिया, ये इनका स्टेटमेंट था। हम लोग आगे कभी किसी क्लास में रिचर्ड फेनमैन की एक टेक्निक होती है, फेनमैन्स टेक्निक, इस पर बात करेंगे। कुछ भी सीखना है, पढ़ना हो तो वो टेक्निक बड़ी कारगर रहती है। तो ये पर्पज़ है आपको दिखाने का कि मैथ्स, लैंग्वेज, लॉजिक, रीजनिंग, ये सब जुड़ी हुई चीज़ें हैं, एक रूपता वाली बात है। इस प्रकार अगर चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा और चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। ओके, ये क्लास यहाँ ख़त्म होता है। अगली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 लेंगे। सभी क्वेश्चंस को इन्हीं कंसेप्ट्स के प्रयोग से सॉल्व करेंगे, इनके एप्लीकेशन सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा डिटेल्ड है क्योंकि इसके कंसेप्ट आगे बहुत यूज़ होंगे, तो मैंने समरी एंड रिवीजन को 2 भागों में क्लास रखी है इसकी। इन क्लासेस को प्रॉपर्ली रिवाइज करें और अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2। टिल देन, गुड बाय।